अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने नानी के घर आई हुई थी। दीदी दीदी, आप अभी तो आई थी और कल जा भी रही हो, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अरे माया, मुझे भी तुम्हें छोड़कर जाने का कहाँ मन है, पर मैं क्या करूँ। अब कुछ ही दिनों में मेरे स्कूल भी खुल जाएंगे और मुझे भी जाना पड़ेगा ना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, पढ़ना और स्कूल जाना तो बहुत आवश्यक है। चलो, मैं जब अगली बार आऊंगी ना तो तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगी ताकि तुम्हें बिल्कुल बोरियत ना हो। धन्यवाद दीदी। सोनम और माया हंसी खुशी पूरी रात बात करते हैं। अगले दिन सोनम और उसकी माँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं। ठीक है नानी, अब हम प्रस्थान करते हैं। आप अपना और माया का ध्यान रखिएगा। जीती रह मेरी बच्ची, जल्दी आना, मुझसे और माया से मिलना, हम तुझे बहुत याद करेंगे। सोनम और उसकी माँ ट्रेन में बैठ जाती हैं और बहुत सारे सामान बेचने वाले ट्रेन में आ जाते हैं। चाय गरम, चाय चाय। मैडम चाय पियोगे क्या? नहीं नहीं भैया, हमें चाय नहीं चाहिए। तभी वहाँ एक भेल वाली आ जाती है। भेल ले लो भेल, मेरी खट्टी मीठी भेल का ऐसा है धमाल, एक प्लेट में कर दे पूरा बवाल। मैडम जी और बेटा जी, आप खाओगी क्या मेरी खट्टी मीठी भेल? माँ, चलो एक प्लेट लेते हैं, उनकी भेल बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है बेटा, इसको एक प्लेट भेल दे दीजिए। अभी लाई मैडम। भेल वाली सोनम को भेल बनाकर देती है। भेल खाकर सोनम उस भेल वाली से कहती है, वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी वहाँ एक भूखा भिखारी आ जाता है। मैडम प्लीज कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। सोनम की माँ उस भिखारी से मुंह फेर लेती है, लेकिन सोनम अपनी प्लेट में बचा हुआ भेल चुपके से उस भिखारी को दे देती है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अंकल, आप धीरे बोलिए, माँ को पता चल जाएगा ना तो फिर हम दोनों की शामत आ जाएगी। भूखा भिखारी चुपचाप भेल लेकर वहाँ से चला जाता है। सोनम की माँ सोनम से कहती है, अरे सोनम, तुमने इतनी सारी भेल इतनी जल्दी कैसे खत्म कर ली? सोनम अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, वो मुझे बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए जल्दी जल्दी सब खत्म कर लिया। सोनम मन ही मन सोचती है, खैर, बाल बाल बचे, पर आज तो मैंने उनकी मदद कर दी, पर ना जाने इनके जैसे कितने सारे लोग होंगे जिन्हें पेट भर खाना भी भाग्य नहीं होता। मुझे इन लोगों पर बहुत दया आ रही है, मुझे कैसे भी करके इनकी मदद करनी ही करनी होगी। कुछ घंटों बाद सोनम और उसकी माँ अपने स्टेशन पर पहुँचते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते समय सोनम वापस जरूरतमंदों को देखती है और उसका गरीबों को मदद करने का जज्बा और बढ़ जाता है। और अब सोनम सोचती है, मुझे जरूरतमंदों की मदद कैसे भी करके करनी ही पड़ेगी। सोनम और उसकी माँ घर पहुँचते हैं और सोनम अपने कमरे में जाकर कुछ सोचने लगती है। हम कैसे करूं मैं उनकी मदद, कैसे कैसे? मैं एक काम करती हूँ, लाला ताऊ जी से बात करती हूँ, उनका तो खुद का व्यापार है, कुछ न कुछ तो मुझे बता ही देंगे। सोनम दौड़कर लाला जी के पास पहुंच जाती है। लाला अपनी दुकान के पास खड़े होकर अपने कर्मचारी से यह बात कर रहा था कि कौन सा सामान कहाँ पहुंचाना है। तभी सोनम लाला के पास जाकर उससे कहती है, लाला ताऊ जी, लाला ताऊ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे सोनम बेटा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ताऊ जी, मैं अकेले आई हूँ। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी दूर अकेले आई हो? सोनम लाला को पूरा किस्सा बता देती है। अरे बेटा, अगर तुम इतना भावुक होकर सब सोचोगी तो कैसे चलेगा? इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे जरूरतमंद हैं, तुम किस किस की मदद करोगी? मेरी बात मानो, पढ़ाई पर ध्यान दो और ये सबका चक्कर छोड़ दो। सोनम लाला से कहती है, पर ताऊ जी, हम लोग इस समाज में एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो हैं। कल को अगर मेरे परिवार को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो हम भी अपने समाज वालों से ही तो मदद मांगेंगे। भले ही मैं सबकी मदद न कर पाऊं, पर अगर मेरी मदद से एक आदमी भी भरे पेट सोए तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत रंग लाई। तुम अभी बच्ची हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें इन गरीब लोगों पर तरस आना भी बंद हो जाएगा। क्यों ताऊ जी, क्या बड़े होते ही लोगों के पास दिल नहीं होता? क्या एक पैसे की भावुकता नहीं होती उनमें? बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि ये जो गरीब हैं वो गरीब क्यों हैं? जिंदगी हम सबको एक एक मौका देती है। कोई परीक्षा की तैयारी करके अपने घर के हालात ठीक कर लेता है, तो कोई घर से निकलकर कुछ कर दिखाता है, व्यापार चलाना सीखता है, अमीर बनता है और घर वापस आता है। कुछ लोग बचपन से ही छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लेते हैं और उम्र के साथ उनका व्यापार भी बढ़ता जाता है।
तो जब इन गरीबों के पास हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है, तो ये लोग कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? ये बात सुनकर सोनम गहरी सोच में डूब जाती है। लाला की बातें सुनने के बाद सोनम घर पहुंचती है और उसकी सारी बातें मन में दोबारा सोचने लगती है। वैसे लाला ताऊ जी ने बात तो सच ही बोली। जब इन जरूरतमंदों के पास हाथ हैं, पैर हैं, तो ये लोग कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? क्यों ये लोग दूसरों से चीजें मांग कर खाते हैं? खुद के लिए कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अब सोनम के मन के विचार ट्रेन में आए विचारों से बिल्कुल अलग थे। ये सब सोचते सोचते रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सोनम यह पूरी घटना अपनी सहेलियों को बताती है। उसकी सारी सहेलियां कुछ देर सोचने के बाद अपने अपने विचार रखने लगती हैं। सोनम, मुझे लगता है तुम्हारे ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पापा भी यही कहते हैं कि जो अपने जीवन में 5 साल मेहनत नहीं करेगा, उसे आगे के 50 साल मेहनत करनी पड़ेगी। यानी जिसने जी जान लगाकर कोई सरकारी नौकरी हासिल कर ली, इंजीनियरिंग या मेडिकल की परीक्षा के लिए मेहनत की, उसका जीवन आसान हो जाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, उसे बाद में कम पैसों पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर तुमने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं की, तो कोई तुम्हें क्यों पूछेगा? तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे हैं जो ठीक ठाक कॉलेजों से पढ़े हुए हैं। फिर तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तभी सोनम की दूसरी सहेली बिंदिया कहती है, लेकिन आरती, मेरे भैया ने तो यूपीएसएससी के लिए बहुत मेहनत की थी। 1 नंबर से रह गए बेचारे। जरूरी नहीं कि जो मेहनत करे वो सफल ही हो। तभी चित्रा कहती है, बिल्कुल सही कहा बिंदिया। सिर्फ मेहनत से आदमी सफल नहीं होता। आजकल के दौर में स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए। मेहनत तो एक गधा भी करता है, लेकिन वह शातिर नहीं होता। शायद तुम्हारे भैया ने पर्याप्त मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, या फिर रिवीजन में कमी रह गई होगी, या पढ़ने का तरीका सही नहीं रहा होगा। बिंदिया बोली, हाँ, मॉक टेस्ट। जिस दिन भैया परीक्षा देकर आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि उन्हें और मॉक टेस्ट देने चाहिए थे। थोड़ा और रिवीजन कर लेना चाहिए था। प्रश्न पत्र देखकर उन्हें सब देखा हुआ लग रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, उन्हें लंबे समय तक बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उनका ध्यान भी भटक रहा था। चित्रा बोली, देखा बिंदिया, बिना तुम्हारे भैया को जाने ही मैंने उनकी कमी निकाल ली। देखो सोनम, जो जरूरतमंद होते हैं उनके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाने के पैसे नहीं होते और कई बार उन्हें यह भी नहीं पता होता कि प्रवेश परीक्षाएं क्या होती हैं। अब एक ऐसा बच्चा जो 8वीं कक्षा से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे बिना किसी अच्छे मार्गदर्शन के कैसे पीछे छोड़ सकते हो? गरीबों के पास पैसे नहीं तो अच्छी शिक्षा नहीं, और बिना अच्छी शिक्षा के कोई भी अपना जीवन बेहतर नहीं बना सकता। तभी बिंदिया बोली, लेकिन कितने सारे गरीब लोग हैं जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, फिर भी वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े व्यवसाय 8वीं पास भी नहीं है। तुम उनका क्या कहोगी? चित्रा बोली, अगर मैं सच कहूँ तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा काम तो किया ही जा सकता है। अगर इंसान में जज्बा हो तो वह कुछ न कुछ कर ही सकता है। अब सोनम बिल्कुल उलझ चुकी थी। वह घर आती है और फिर से सारी बातें सोचने लगती है। ट्रेन में मिला वह भूखा भिखारी, लाला ताऊ जी की बातें और आज स्कूल में हुई चर्चा। लेकिन सोनम का मन कठोर होने की बजाय और पिघल रहा था। वह खुद से कहती है, हमने स्कूल में कितनी बड़ी चर्चा की कि जरूरतमंद लोग असल में आलसी होते हैं, और कितने उदाहरण भी हैं जिन्होंने गरीबी को हराकर सफलता पाई। लेकिन मुझे अभी भी उनके लिए बुरा क्यों लग रहा है? कल तक मेरी सोच अलग थी, फिर मुझे दोबारा ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए? लेकिन क्या जरूरतमंद सच में आलसी हैं? तभी सोनम के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। क्या थी वो तरकीब जो सोनम ने सोची थी? जानेंगे अगले भाग में।